हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। 28 तारीख को 28 अक्टूबर को यूपी SSSC के पेट का पेपर है और पेट में 5 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं उनको भी पता होगा, प्रीवियस पेपर लगा चुके होंगे, और जो लोग पहले दे चुके हैं उनको तो ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चन हैं उसमें क्या क्या पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि हम पेट के लिए अंग्रेजी में क्या क्या तैयार करें। तो कोई भी सब्जेक्ट तैयार करने के पहले यू मस्ट नो व्हाट इज आस्क्ड, क्या क्या पूछा जा रहा है ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ इन्हीं तरह की चर्चाओं पर डिस्कशन करने के लिए आज का ये वीडियो हम आपके साथ लाए हैं। तो एक तरफ से सिलसिले से चलते हैं, बात शुरू करते हैं। तो बेटा, सबसे पहले कई बच्चों ने तो ये कहा कि सर 28 को पेपर है तो हम लोगों के लिए भी कुछ करिए। हमने कहा ठीक है। तो सबसे बढ़िया जो मुझे लगा वो ये है कि आपको जो 6 प्रीवियस पेपर हैं, पहले मैं वो 6 प्रीवियस पेपर आपको करा दूं, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। तो जो 6 प्रीवियस पेपर हैं पहले उनकी बात कर लें कि ये 6 प्रीवियस पेपर कौन कौन से हैं। देखो, 2021 में हुआ था पेपर, ठीक है, 24 अक्टूबर को हुआ था, और उसके बाद 2022 में ये पेपर हुआ था। ठीक है, 2 बार ये पेपर हो चुका है। अब 2021 में जो पेपर हुआ था वो एक दिन हुआ था 2 शिफ्ट में, ठीक है ना, 1 डे और इनटू 2 शिफ्ट हुआ था, 2 पेपर ये हुआ। और जो 2022 में हुआ था वो हुआ था 2 डेज, 2 दिन हुआ था, 2 शिफ्ट में हुआ था। तो इसके कितने पेपर हो गए? 4 हो गए। तो कुल 6 पेपर हैं हमारे पास। देखो, हम 2021 का और 2022 का पूरा सॉल्व करेंगे, पर एक दिन में नहीं करेंगे, ठीक है ना, लेंदी हो जाएगा। आपके पास अभी है 8 दिन का टाइम, आराम से करो, करा दूंगा। तो इसमें 2021 में क्या क्या पूछा गया था, 2022 में क्या क्या पूछा गया था, सबसे पहले इसकी चर्चा कर लें, क्योंकि आपको तैयारी करनी है तो बहुत ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है, बड़े आराम से इसमें हो जाएगा। तो चलो पहले शुरू करो कि 2021 में क्या क्या पूछा गया था। ये मैंने लिस्ट लिखी थी, 4 चीज़ें हैं जो पूछी जा रही हैं। तो 2021 में जो क्वेश्चन थे उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कितने क्वेश्चन थे? 3 क्वेश्चन थे। ये 2021 की बात कर रहा हूँ। 3 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 0 क्वेश्चन था, और साइनोनिम का 1 क्वेश्चन था, एंटोनिम का 1 क्वेश्चन था। कुल कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक, और 2022 में आ जाओ। 2022 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 1 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, साइनोनिम का 1 पूछ रहे हैं और एंटोनिम का 1 पूछ रहे हैं। ये है अभी तक में जो पेपर हुए हैं, अभी तक में उनकी स्ट्रेटजी है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो 21 में 22 में सिनेरियो करीब करीब सेम है, ठीक है। बस यही है कि 21 में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं था, 22 में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ गया है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का 1 क्वेश्चन घटा दिया। साइनोनिम एंटोनिम दोनों साल पूछा गया है, ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब करेंगे कि 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कौन कौन से क्वेश्चन थे। आज वाले वीडियो में हम केवल 2021 के दोनों पेपर लगाएंगे, ठीक, 2022 के दोनों पेपर इसके बाद जस्ट बाद इसके आपको वो वीडियो मिल जाएगा। 2 दिन ये होगा, ठीक है। आज कौन सा हो गया? टुडे ये 2021 वाला है। 2022 वाला कब होगा? टुमारो कराएंगे, कल कराएंगे। उसके बाद जितने भी दिन बचेंगे आपके 28 तारीख के पहले तक में, कम से कम 26 तक तो हम कराएंगे ही कराएंगे। रोज एक प्रैक्टिस सेट। तो रोज एक प्रैक्टिस सेट में आपको हम क्या कराएंगे? प्रैक्टिस सेट में देखो, साइनोनिम एंटोनिम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप रटो, ये आपके काम का है। एसएससी का जितना भी वोकैब है, एसएससी का आप मुश्किल से 2 साल का, हम कह रहे हैं 2 साल का, 2022-23 का जितना पेपर हुआ है, अगर एसएससी का इतना रट लो तो सारा का सारा काम हो जाएगा। या आपको यूपी बोर्ड क्लास 12th, यूपी बोर्ड क्लास 11th और 12th की जो ग्रामर की बुक है, उस ग्रामर की बुक से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनोनिम एंटोनिम आप तैयार कर लो, आपको पूरा काम हो जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं जाना है।
आप पूछोगे 11th-12th की कौन सी बुक, तो 11th-12th के यूपी बोर्ड के स्कूलों में जो सरकारी वाली बुक चलती थी, चाहे वो पढ़ लो, चाहे कोई भी पढ़ लो, चित्रा पढ़ लो, विद्या पढ़ लो, न्यू लाइट पढ़ लो, डिलाइट पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो, जो यूपी बोर्ड वाले में 11th-12th में जितना दिए हैं उतना भर तैयार करो, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, बस और कुछ ना करो। रीडिंग कम्प्रीहेंशन की पैसे, इसकी प्रैक्टिस मैं अभी कराऊंगा, ठीक है, मैं खुद ही कराऊंगा। तो पहले जो हमें आया हुआ है 21-22 में, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर आपको एक दिन स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेशन में हम लेके आएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन। हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, मतलब 2021 का पेपर, 2022 का पेपर, और जितने हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, मॉक देंगे, उसके सबके PDF कनेक्ट हैं। इस वाले PDF का जो आज करा रहा हूँ, इसका भी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक कनेक्ट है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वो सारे पेपर हैं। आप यहाँ के वीडियो के लिंक से चले जाइए, उसमें आप टेलीग्राम लिंक पे चले जाइए, वहाँ आपको ये वाला पेपर मिल जाएगा, इसका PDF मिल जाएगा। PDF में 21-22 के दोनों साल के पेपर हैं, ठीक है ना, एक का नहीं, केवल 21 का नहीं, 21-22 दोनों साल का पेपर है, 6 के 6 सेट हैं, और इसको हम 2 बार में, आज में और कल में करेंगे, ठीक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। और आपका पहला पैसेज आपकी स्क्रीन पर, इसके पहले आपको ये बता दें कि ये डेट कब कोई डेट है, ये है 24 अगस्त का। गलती से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 24 अक्टूबर बोल दिया था, वो मतलब थोड़ी टंग स्लिप कर गई थी। ये 24 अगस्त को हुआ था 2021 में, ये 24 अगस्त की पहली शिफ्ट का पेपर है, ठीक है ना। अब इसमें पहले क्या देखो, क्वेश्चन दिया है 1 से 3 तक एक पैसेज है, तो सीधे पैसेज पर ही चलते हैं ना, है कि नहीं, सीधे पैसेज पर। ये है आपका पूरा का पूरा पैसेज, ठीक। अब पैसेज पे पढ़ने के पहले, यहाँ आने के पहले हमारे लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, वी शुड रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट बिफोर रीडिंग द पैसेज, ठीक। तब हम अनर्गल रीडिंग से बच जाएंगे। तो आ जाओ, सबसे पहले हम क्वेश्चंस ही देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस पैसेज का क्या है, अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स। अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी का क्या मतलब होता है, इसका आंसर पैसेज में नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से देना है। मेनी साइडेड पर्सनालिटी का क्या मतलब होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कई सारी विद्याओं में, कई सारे चीज़ों में एक्सपर्ट होता है, स्किल्ड होता है। मतलब जैसे कोई आदमी पेंटर भी हो, सिंगर भी हो, राइटर भी हो, प्लेयर भी हो, ठीक है, तो कई सारे काम जो कर लेता हो, वो उसको कहते हैं जो जिसमें अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, अलग अलग चीज़ों में रुचि होती है, अलग अलग कामों में वो एक्सपर्ट होता है, वो मेनी साइडेड पर्सनालिटी कही जाती है, ठीक है। आप पैसेज पढ़ेंगे फिर आंसर लगाएंगे, अभी जल्दबाजी मत करना आंसर के। पंडित नेहरू एंजॉयड, पंडित नेहरू एंजॉयड का मतलब क्या हुआ, वो किन किन चीज़ों को एंजॉय करते थे, क्या क्या चीज़ें उनको अच्छी लगती थी, ये आपको पैसेज पढ़ने के बाद मिलेगा, ठीक है। इसके आंसर पैसेज में मिलेंगे। एक क्वेश्चन और होगा इसमें, ठीक। एक क्वेश्चन क्या है, देखो तीसरा वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से ये 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सी बात ऐसी है जो पंडित नेहरू के दृष्टिकोण को, उनके नज़रिए को एक्सप्लेन करता है, बढ़िया से रिफ्लेक्ट करता है। तो ये भी, इसका भी आंसर पैसेज में मिलेगा। पैसेज आप पढ़िए, देखिए पंडित नेहरू का क्या दृष्टिकोण था, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। अब हम लोगों को पैसेज पढ़ लेना चाहिए, चलो पढ़ें। लिखा है कि पंडित नेहरू वाज अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी, यही मेनी साइडेड पर्सनालिटी का मतलब पूछा है। तो यहाँ आंसर तो नहीं मिला, खाली यही जो क्वेश्चन में बताया है वही यहाँ पर भी बताया है, पंडित नेहरू मेनी साइडेड पर्सनालिटी थे। यही पूछा भी है कि मेनी साइडेड पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है। आगे चलो, हो सकता है पैसेज में इसका आंसर मिल जाए, नहीं मिलता तो जो मैंने आपको बताया था वही होगा, ठीक है। ही एंजॉयड, एक सीधा सा क्वेश्चन आया था, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। पंडित नेहरू एंजॉयड, ये पंडित नेहरू एंजॉयड, वो क्या एंजॉय करते थे, यहाँ 4 ऑप्शन है और वही आपका शुरू होने जा रहा है। ही एंजॉयड, क्या एंजॉय करते थे पंडित नेहरू, रीडिंग, एक बात हो गई, रीडिंग, राइटिंग बुक्स, किताबें लिखते थे, पढ़ते थे। एज मच एज ही एंजॉयड, फिर एंजॉयड क्या है, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल्स, वो पॉलिटिकल और सोशल, राजनीतिक और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी लड़ते थे। रेजिस्टिंग टायरनी, अत्याचार का विरोध भी करते थे।
अब यहाँ हो गया इनका काम, पंडित नेहरू क्या क्या एंजॉय करते थे, सीधा आंसर मिला है। एक बार मैं इसको क्लियर करके आपको दिखा रहा हूँ, आप अंडरलाइन करिएगा क्या क्या चीज़ें हैं। एंजॉयड रीडिंग, राइटिंग और फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल्स और रेजिस्टिंग टायरनी, इतनी चीज़ें हैं जो पंडित नेहरू को करना अच्छा लगता था, दो चीज़। अब उनका एक उनका आउटलुक या उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा गया है। व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, आउटलुक सब एक ही बात होती है। पंडित नेहरू कहते हैं इन हिम द साइंटिस्ट एंड ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस। पंडित नेहरू में एक ह्यूमनिस्ट, एक मानवतावादी और एक साइंटिस्ट, दोनों बराबर बराबर बैलेंस में थे। जितना वो साइंटिफिक व्यू था उनका, उतना ही ह्यूमनिस्टिक व्यू था। आगे कह रहे हैं कि while he kept looking at social problems from a scientific standpoint, वो जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उनको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करते थे। ही नेवर फॉरगॉट, वहीं पर वो ये नहीं भूलते थे कि वी शुड नरिश अ टोटल मैन, हमें एक टोटल मैन को नरिश करना है। एज अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के रूप में ही रिफ्यूज टू बिलीव इन बेनिवोलेंट पावर, ठीक है, इन अ बेनिवोलेंट पावर इंटरेस्टेड इन मैन्स अफेयर। तो एक साइंटिस्ट के रूप में वो ये भी वो इस बात को रिफ्यूज करते थे कि जैसे कोई आदमी एक परोपकारी बन करके इंसानों की खूब मदद किया करता। वो जानते थे कि साइंटिफिक नज़रिया ये होता है कि किसी आदमी की ऐसे ही पैसे से मदद ना कर दो, बल्कि उसको टेक्निकली ट्रेंड करो, ठीक है। तो केवल खाली मदद करना ही उनका काम नहीं था। बट एज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड नॉन बिलीवर, अपने आप को नॉन बिलीवर कहते थे, वो क्या कहे, उन्होंने कहा ही लव्ड अफर्मिंग हिज फेथ इन लाइफ, तो लाइफ में उनका फेथ था, ब्यूटी ऑफ नेचर में उनका फेथ था। चिल्ड्रन ही एडोर्ड, बच्चों को बहुत प्यार करते थे। अनलाइक वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ से बिल्कुल डिफरेंट, ही डिड नॉट सी देम ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी फ्रॉम देयर रिसेंट सोजर्न इन हेवन। वर्ड्सवर्थ ने बच्चों को किस रूप में देखा है कि हेवन में एक सोजर्न अकेलापन है, अकेलेपन में वो क्या होता है कि वो ट्रेलिंग क्लाउड्स क्या हुआ, नीचे की ओर लटकते हुए बादलों की तरह वर्ड्सवर्थ ने बच्चों को देखा। जबकि नेहरू ने क्या देखा था, ही सा देम एज ब्लॉसम्स ऑफ प्रॉमिस, नेहरू ने देखा बच्चों को प्रॉमिस, फ्यूचर में कुछ अच्छा, बहुत बढ़िया फ्यूचर के ब्लॉसम्स की कलियां हैं ये बच्चे। रिन्यूअल एंड ओनली होप फॉर मैनकाइंड, भविष्य के इंसानियत की उम्मीद है ये बच्चे। खैर इधर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया है एज अ साइंटिस्ट, एज अ ह्यूमनिस्ट उनका व्यू पॉइंट क्या है, पंडित नेहरू क्या क्या एंजॉय करते थे, और पंडित नेहरू जो मेनी साइडेड पर्सनालिटी थे इसका क्या मतलब होता है। 3 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो आपको आंसर जब पढ़े थे क्वेश्चन हम लोग यही मिल गया है, पंडित नेहरू एंजॉय क्या क्या करते थे आपको मिल चुका है, और उनके अंदर साइंटिस्ट और ह्यूमनिस्ट क्या था, हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस, जितना वो ह्यूमनिस्ट थे उतना ही साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू भी था उनका, ठीक है। आ जाओ अब क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा। क्वेश्चन ये है आपका, आपको क्लियर करके देता हूँ क्वेश्चन एक बार फिर। मेनी साइडेड पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो कई चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है, कई चीज़ों में महारत हासिल होती है। मेनी साइडेड पर्सनालिटी का मतलब कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं होगा, जटिल नहीं होता है, और सीक्रेटिव पर्सनालिटी भी नहीं होता। सीक्रेटिव पर्सनालिटी का मतलब क्या हो, जिसके बारे में हम कुछ जान नहीं पाते, बड़ा गुप्त होता है। कॉम्प्लेक्स बहुत ही जटिल टाइप का होता है, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। अ पर्सन हैविंग वैरीड इंटरेस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें अलग अलग टाइप की रुचियाँ होती हैं, अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, कई मामलों में उसका इंटरेस्ट होता है और हर चीज़ में वो पारंगत होता है। तो ये तीसरा वाला ही तो होगा जो हमने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की थी। अ कैपेबल पर्सन योग्य पर्सन, सक्षम व्यक्ति होता है। क्योंकि मेनी साइडेड पर्सनालिटी है तो होगा ही होगा ये। लेकिन इस मेनी साइडेड पर्सनालिटी ये जो टर्म है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कौन सा, आपका सी वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया सी वाला। पंडित नेहरू एंजॉयड, क्या क्या करना उनको अच्छा लगता था, देखो रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स ये भी है, फाइटिंग पॉलिटिकल सोशल एविल्स ये भी है। अगर 2 सही हैं तो फिर कौन सा होगा, सी डी वाला हो जाएगा। 2 अगर ऑप्शन आ गए तो फिर आल वाला हो जाएगा पक्का। चौथा देखो चाहे ना देखो, तीसरा वाला रेजिस्टिंग टायरनी, बात तो ये भी सही है। तो डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, ये सारे काम वो क्या करते थे, ये सारी चीज़ें उनको एंजॉय करते थे, तो आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगला ये है,
कि पंडित नेहरू का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, पंडित नेहरू का नजरिया, एक दृष्टिकोण क्या था, पैसेज में क्या दिखाया गया है। ह्यूमनिज्म इज मोर इम्पोर्टेंट देन साइंस, क्या पैसेज में ऐसा कहा गया था कि पंडित नेहरू के अकॉर्डिंग ह्यूमनिज्म साइंस की अपेक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? नहीं, पैसेज में ये लिखा था कि उनमें ह्यूमनिज्म और साइंस का परफेक्ट बैलेंस था, मतलब वो किसी एक को ज़्यादा या किसी एक को कम नहीं मानते थे। ठीक है, तो ये बात तो गलत हो गई। दूसरा है साइंस इज सुप्रीम और ह्यूमनिज्म इज सबऑर्डिनेट, साइंस ऊपर है, सुप्रीम है और ह्यूमनिज्म उसके अधीन है, ये भी उन्होंने नहीं कहा था, उनके अंदर परफेक्ट बैलेंस था। देयर इज नो कॉमन ग्राउंड बिटवीन साइंस एंड ह्यूमनिज्म, बिल्कुल नहीं, उनके अंदर था परफेक्ट बैलेंस, दोनों एक दूसरे में मिक्स हैं, दोनों एक दूसरे से अलग अलग बिल्कुल नहीं है। तो चौथा होगा साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों बराबर बराबर इंपॉर्टेंट हैं, ये वाला आपका आंसर होगा। क्लियर हुई ना इतनी बात? ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुछ इसमें साइनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चन होंगे, वो देखते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहे हैं? साइनोनिम बताना है आपको, किस वर्ड का साइनोनिम बताना है, फेमस का बताना है। फेमस का मतलब क्या होता है? बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, और वर्ड जानना चाहोगे तो क्या होगा? फेमस का मतलब हो गया वेल नोन, जिसको लोग दूर दूर तक जानते हों, वेल नोन होगा। रेपुटेड होगा, जिसका बहुत दूर तक वो होगा, जो मतलब बहुत दूर तक रेपुटेड हो, प्रतिष्ठित हो, जिसका नाम होगा। रिनाउंड होता है एक, ठीक है, रिनाउंड होगा, ये भी प्रसिद्ध होता है, बहुत फेमस होता है। एक वर्ड और होता है फेमस के लिए, पॉपुलर होता है। ठीक है, तो पॉपुलर यहाँ पे हमको एक मिला। ठीक है, फेमस का मतलब पॉपुलर, लोकप्रिय। और वर्ड भी क्लियर कर लेते हैं। ऑफुल का मतलब, ऑफुल मतलब क्या होता है? डरावना सा होता है, लेकिन इसमें कौन सा डर होता है? रेस्पेक्ट वाला डर होता है। जैसे हम टीचर से डरते हैं तो क्या टीचर राक्षस थोड़े न है ना, खा नहीं जाएगा, घड़ियाल नहीं होता टीचर, बस टीचर की हम रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए उसे डरते हैं। तो जिस डर में रिस्पेक्ट होगा, तो ऑफुल का मतलब क्या होगा? इसमें फियर तो है प्लस रिस्पेक्ट है। ठीक है, तो वो वाला ऑफुल हो जाएगा। पुअर जानते हो गरीब है, और स्टडी का मतलब क्या होता है? निरंतर होता है, ये हो गया निरंतर। ठीक, स्टडी हो गया। पॉपुलर आपका आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ, एंटोनिम बताना है आपको, किसको? ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम। और ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी, पारदर्शी। व्हाट डू यू मीन बाय पारदर्शी? हिंदी का वर्ड तो अंग्रेजी वाले से भी कठिन लग रहा है। तो पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है। अंग्रेजी में स्टेटमेंट दोगे तो क्या होगा? समथिंग विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो इसका एंटोनिम होगा, एंटोनिम मतलब अपारदर्शी, जिसके आर पार ना देखा जा सके। तो जिसके आर पार ना देखा जा सके उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है? जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, ये अपारदर्शी होता है। ठीक है, लाइट इसको पार नहीं कर पाएगी। जो और वर्ड्स हैं उनको भी शरत देख लेते हैं जरा। तो ट्रांसपेरेंट ये हो गया आपका मतलब। और ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, जाहिर सी बात है। दूसरा वर्ड ऑब्वियस के लिए क्या हो गया? क्लियर हो गया। एक वर्ड और हो गया एक्सप्लिसिट। देखो आज ये वर्ड है, हो सकता है कल को दूसरा पूछ लिया जाए तो समझ लो। ऑब्वियस, क्लियर, एक्सप्लिसिट। और एक वर्ड होता है अपारेंट, APPARENT। अभी देखो जितने आए हैं उसके तो साइनोनिम हम बता ही देंगे, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर, ऑब्वियस, एक्सप्लिसिट, अपारेंट, ये 4 वर्ड आपको मिल गए। किसके लिए? क्लियर के लिए, स्पष्ट के लिए। ठीक है, अब दूसरा जो लिम्पिड दिया हुआ है, लिम्पिड क्या है? किसका साइनोनिम है? मैं आपको सीधे सीधे यहीं पे मैच करा देता हूं। लिम्पिड का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। ठीक, लिम्पिड मतलब ट्रांसपेरेंट, तो लिम्पिड ट्रांसपेरेंट का साइनोनिम हो गया। तो लिम्पिड मतलब भी हो गया जिसके आर पार देखा जा सकता है, लाइट जिसको पार कर सकती है, दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके इस पार से उस पार देख लो। तो ये लिम्पिड क्या है? उसका साइनोनिम है। और ओपेक क्या है? इसका एंटोनिम है। बात समझ में आई? ठीक है। और क्लियर क्या हो गया? क्लियर हो जाएगा ट्रांसपेरेंट का, तो अगर क्लियर होगा तो साइनोनिम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? एक पैसेज होगा, जाहिर सी बात है। ये 5 क्वेश्चन हो चुके हैं ना, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे तो आपका पैसेज आएगा। पैसेज देखो, ये पैसेज क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक। मैंने कहा था ना कि 2021 में
जो पैसेज आते थे उसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक, तो फर्स्ट शिफ्ट का हम कर चुके थे, अब करने चल रहे हैं शिफ्ट 2 का। शिफ्ट 2 का ये पैसेज है। अब इस पैसेज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जरूरी ये है कि पहले हम क्या करें, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक, तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन नहीं देखना, केवल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, जो इसने पैसेज को लिखा है, जो पैसेज का ऑथर है, वो जम्प्ड आउट ऑफ बेड, कूद के बिस्तर के बाहर निकलता है। क्यों निकलता है? ऑथर कूद के बिस्तर के बाहर क्यों आता है? चलो, ये कारण हमको पता करना है पैसेज पढ़ के कि ऑथर कूद के बिस्तर के बाहर क्यों आता है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट ऑथर डू फर्स्ट। ठीक है, इसमें से ऑथर सबसे पहले क्या काम करता है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा काम किया था? तो ये 3-4 काम होंगे, पढ़ के हम लोग देख लेते हैं कि उन्होंने सबसे पहले कौन सा काम किया था। अब आए क्वेश्चन नंबर इनके 3 पर, लिखा है कि द ऑथर सैट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, जो ऑथर है, जो पैसेज का राइटर है, वो सैट मतलब बैठा रहा, पियरिंग इनटू द डार्कनेस मतलब अंधेरे में घूरता हुआ। ठीक है, अंधेरे में झांकता हुआ, अंधेरे में घूरता हुआ ऑथर बैठा क्यों है वहाँ पे? क्यों बैठा रहा? कोई कारण होगा कि मतलब ऑथर जो है बिस्तर से उठ के, मतलब उठ के बिस्तर पे बैठा हुआ है, अंधेरे में घूर रहा है। क्यों घूर रहा है? ये पैसेज में कारण मिलेगा, सीधा सीधा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, तो हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए हैं। 3 क्वेश्चन, एक कि ऑथर ने सबसे पहला काम क्या किया था, क्यों उठ के बैठ गया था, और अंधेरे में क्या घूर रहा था या अंधेरे में क्यों घूर रहा था। 3 क्वेश्चन है। चलो, तीनों का क्वेश्चन दिमाग में रखना पड़ेगा। जब मैं ये कहता हूं कि आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, पहले पैसेज नहीं पढ़िए, तो क्यों कहता हूं? आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को दिमाग में रखिए, जैसे अभी हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन को दिमाग में रखिए। एक बार क्वेश्चन फिर से रिवाइज करिए, बिना क्वेश्चन देखे क्वेश्चन को रिवाइज करिए। एक पूछा गया था कि ऑथर क्यों उठ के बैठ गया था, दूसरा ऑथर अंधेरे में क्यों घूर रहा था, तीसरा ऑथर ने सबसे पहला काम क्या किया था। 3 काम ना, यही क्वेश्चन है। चलो, आप पैसेज पढ़ो, अब आपको आराम से मिलता चला जाएगा सारा का सारा, फिर वहां चल के लगा लेंगे। इन्होंने कहा आई क्लाइम्ड इनटू बेड, बिस्तर में घुस गए, रोल्ड माई सेल्फ इन ब्लैंकेट, कंबल ओढ़ लिया। ठीक, उसके बाद इन्होंने लिखा कि फर्स्ट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट दैट बर्न्ड स्टीडली नियर द डोर। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या हुआ? वैसे आग बुझाने के लिए लगता है, जिन्होंने पैसेज लिखा था वो महान ही होंगे। लाइट बुझाने के लिए क्या होता है? लाइट बुझाने के लिए टर्न ऑफ यूज किया जाता है, स्विच ऑफ यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो टर्न ऑफ कर दो ना। अगर वो लालटेन होगी जिसमें घुमा के बंद किया जाता है, उसको तो टर्न ऑफ कर दो, और स्विच से होगा तो फिर स्विच ऑफ कर दो उसको। एक्सटिंग्विश कब होता है? आग बुझाने के लिए लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने लाइट जलने के लिए बर्न भी तो लिखा हुआ है, हालांकि लाइट जलती है तो बर्न नहीं यूज किया जाता। खैर कोई बात नहीं, हमें इनकी ग्रामर नहीं सही करनी है। एक्सटिंग्विशिंग, सबसे पहले इन्होंने क्या क्या लिखा है? फर्स्ट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट दैट बर्न स्टीडली नियर द डोर, वो लाइट जो लगातार दरवाजे के पास जल रही थी, सबसे पहले उसको बुझाया। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग बताओ, यहाँ लिखा फर्स्ट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट, सबसे पहले हमने लाइट को बुझाया। अब आप यहाँ पे काम अब जरा अपने मन से सोचो, कोई आदमी जब बिस्तर में घुसेगा, कंबल ओढ़ लेगा, तो लाइट कंबल ओढ़ने के बाद बुझाएगा या कंबल ओढ़ने के पहले बुझाएगा? तो जाहिर सी बात है कि वो कंबल ओढ़ने के पहले ही लाइट बुझाएगा। कंबल ओढ़ने के बाद कौन निकलता है लाइट बुझाने के लिए? कंबल के बाहर नहीं निकलेगा ना, जाड़े का महीना हो तो पहले लाइट बुझाया होगा। तो सबसे पहला काम यही, उन्होंने लाइट बुझाया। अब इसके आगे पढ़ती, एक आंसर हमको मिल गया। अब आएगा आई ले स्टिल ट्राइंग टू गेट स्लीप, लेटा रहा शांत एकदम से, कोशिश करता रहा सोने की। बट माई फियर, ध्यान देना यहाँ पे, इतना हाईलाइट कर रहा हूँ, बट माई फियर मेड दैट इम्पॉसिबल, लेकिन मेरा डर मुझे सोने नहीं दे रहा था। मेड दैट इम्पॉसिबल, कोशिश कर रहे थे सोने की लेकिन सो नहीं पा रहे, तो सोना इम्पॉसिबल हो जा रहा। क्यों? डर के मारे। एंड सून आई सैट अप बेड, और मैं बिस्तर पर उठ के बैठ गया। पियरिंग इनटू द डार्कनेस, यह क्वेश्चन भी पूछा था, क्यों झांक रहे थे? पियरिंग इनटू द डार्कनेस एंड ओकेजनली ग्लैंसिंग दैट विंडो, दैट राउंड विंडो इन द साइड ऑफ द शिप which seemed like a plate suspended in the darkness. For an hour I must have sat like this. 1 घंटे तक बैठा रहा और उस शिप को देखता रहा। Then I was suddenly roused. उसके बाद अचानक उठ जाता हूँ। क्यों उठ जाता हूँ? यह roused पर क्वेश्चन था। क्यों उठ जाता हूँ? By a draught of cold air. अचानक क्या होता है? ठंडी हवा का एक झोंका आता है।
ठीक है। उसके बाद ये उठ जाते हैं, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, बिस्तर के बाहर निकल जाते हैं। नॉट हैविंग अलाउड फॉर द मोशन ऑफ द शिप, आई वॉज इंस्टेंटली थ्रोन वायलेंटली अक्रॉस द रूम, ठीक है ना। चलो, तो ये मतलब जाग गए थे, बिस्तर में लेटे हुए थे, मतलब बैठे हुए थे, सैट लिखा है ना, सैट लाइक, बिस्तर पर बैठे हुए थे। अचानक ठंडी हवा का झोंका आता है और ये जंप आउट ऑफ द बेड, कूद के बिस्तर से नीचे चले जाते हैं। पूरी सीन समझ में आ गई। आथर क्या होता है, देखो मैं आपको पूरी सीन समझाता हूँ। आथर बिस्तर में घुस जाता है, कंबल ओढ़ लेता है और लाइट बुझाने के पहले, सबसे पहले लाइट बुझाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर लेटे रहते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, बट डर के मारे सो नहीं पाते हैं और बिस्तर पर बैठ जाते हैं। बिस्तर पर बैठे ही थे, अचानक एक हवा का तेज सा झोंका आता है, तेजी से झोंका आएगा और ये बिस्तर से कूद के नीचे चले जाएंगे। और इसी में एक है कि अंधेरे में वो घूर क्यों रहे हैं, ठीक है, खिड़की के बाहर वो अंधेरे में क्यों घूर रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने कहा, यहाँ लिखा है, ग्लेंसिंग एट द राउंड विंडो इन द साइड ऑफ द शिप विच सीम्ड लाइक प्लेट सस्पेंडेड, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग क्वेश्चन करते हैं अपना, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बाबू, देखो लिखा है द आथर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज, ये बिस्तर से कूद के क्यों निकले थे, बिस्तर से क्यों कूदे थे ये बताओ। बिस्तर से क्यों कूदे थे, क्योंकि बड़ी तेज हवा का झोंका आया था, सीधा सीधा मतलब आया ना। ही वॉज पुश्ड बाय समवन, बिल्कुल किसी ने ढकेला नहीं था। कोल्ड ब्रीज ब्लू, क्यों, एक बहुत ठंडी हवा का झोंका इनके बगल से इनके चेहरे पे लगा था, यही वाला कारण था, इसी से उठे थे वो, सीधा आंसर मिला है। ही सा समवन कमिंग टुवर्ड्स हिम, कोई उनकी ओर आ रहा था, ऐसा है नहीं कि ही हर्ड अ फेंट वॉइस, बिल्कुल ये भी नहीं है कि एक हवा का झोंका है और वो कूद के बिस्तर से निकल गए। आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर मैं यही बात, क्योंकि आपको यकीन हो जाए तब। अचानक बिस्तर से कूद के निकलते हैं, यहाँ देखो क्या लिखा है कि सडनली अराउज्ड, कैसे, अ ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, ठीक, एक कोल्ड हवा का झोंका आता है और आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, आंसर मिल गया, ठीक है। आगे आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर फर्स्ट, सबसे पहले क्या किया था इन्होंने, तो सबसे पहले उन्होंने लाइट बुझाई थी। देखो यहाँ लिखा है रोलिंग हिमसेल्फ इनटू ब्लैंकेट, पहले कंबल में कंबल लपेट के लेट गए थे या पहले लाइट बुझाई थी, पहले लाइट बुझाई थी, तो ये बात नहीं होगी। क्लाइंबिंग इनटू बेड, बिस्तर में चढ़े, ये भी नहीं होगा। क्लोजिंग द डोर, पहले ये भी नहीं होगा। क्लोजिंग द डोर का तो इन्होंने लिखा ही नहीं है, लाइट बुझाने की बात लिखी है, तो इसमें से कोई काम नहीं किया था उन्होंने, तो क्या होगा, नन ऑफ दीज, पहले क्या किया था, लाइट बुझाई थी, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है, अरे ये कहाँ से आ गया, अभी ये कहाँ से आ गए जी, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक। आर्थर सैट पियर्सिंग इनटू द डार्कनेस, वो अंधेरे में बैठ के घूर रहे थे, क्यों अंधेरे में बैठ के घूर रहे थे बताओ। आई न बात क्या था, वो डर गए थे, ठीक है। विंडो हैड लुक्ड लाइक प्लेट, ये विंडो नहीं खिड़की की तरह लग रही थी। वे टू सी द विंडो, ये भी नहीं था, खिड़की देखने के लिए नहीं। ही हैड पुट आउट ऑफ द लाइट, ये भी नहीं था, क्या थे वो, डर गए थे। देखना चाहोगे, मैं फिर आपको एक बार दिखाता हूँ क्यों डरे थे। सोना चाह रहे थे, सो नहीं पा रहे थे, लिखा ना ट्राइंग टू गेट स्लीप, लेकिन डर था, फियर मेड इट इम्पॉसिबल, सो नहीं पा रहे थे। एंड आई सेट अप पियरिंग इनटू द डार्कनेस, उठ के बिस्तर पे बैठ गए, अंधेरे में घूर रहे थे, तो ये डर के मारे ऐसा सब कुछ हो रहा था, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, वो डर के मारे ऐसा कर रहे थे, तो पहला वाला ऑप्शन हो गया, ठीक। अब आ जाओ, आप चौथा क्वेश्चन करो। क्या करना है चौथे क्वेश्चन में, एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये एंटोनीम बताना है आपको, किसका एंटोनीम बताना है, वर्ड दिया है कीन। कीन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। उत्सुक जानते हो, जिज्ञासु जानते हो, ठीक है, जिज्ञासु होगा। इसके लिए एक वर्ड आता है कीन हो गया, और ईगर हो गया, और एक वर्ड होता है क्यूरियस हो गया, और एंथुजियास्टिक हो जाता है, और एक जेड वाला जील, याद रखना जेड वाला है, जे वाला नहीं। जे वाला जो जील होता है उसमें ईर्ष्या जलन होती है, और जेड वाले में, जेलस में क्या होता है, उत्सुकता होती है, किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा होती है। तो चलो क्या मिला, इसका एंटोनीम बताना है। अब धोखे में क्या लिखा है, यहाँ ईगर लिखा हुआ है। हमने कहा कीन की मीनिंग क्या होती है, ईगर होता है, उत्सुकता होती है। अगर आपको ज़्यादा आता है तो आप कूद पड़ेंगे इसी में, हो सकता है ना कि ज़्यादा कोई कीन, अरे कीन माने ईगर होता है, कूद पड़ो, बनने से लगा दिया कूद के, तो ईगर नहीं होगा बच्चा। ये एंटोनीम का क्वेश्चन है, साइनोनीम का नहीं, कीन का एंटोनीम बताना है। तो उत्सुक तो नहीं होगा, क्योंकि उत्सुक क्या है, ये है साइनोनीम।
और हम्बल का मतलब निहायत सीधा साधा। तो कीन का अपोजिट सीधा साधा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डल होगा। डल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर बुद्धि ही नहीं होती, जो बहुत सुस्त होता है, ठीक है, इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो डल क्या होता है, अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड, थोड़ा फूलिश टाइप का, थोड़ा इनएक्टिव टाइप का, ये डल होगा। अलर्ट तो बहुत, अलर्ट तो कीन टाइप का होगा ना, बहुत बहुत अलर्ट होगा, बहुत सावधान सतर्क होगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। हम्बल निहायत सीधा साधा होगा, लेकिन सीधा साधा होने का मतलब ये नहीं कि वो कीन नहीं है कि नहीं, समझ गए। तो इसका क्या लगाओगे, डल लगाओगे, तर्क यही कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, आपको साइनोनिम बताना है किसका, प्राइड का। पर्यायवाची है साइनोनिम। प्राइड का मतलब क्या होता है, प्राइड मतलब होता है गर्व, ठीक है। गर्व है, थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो अहंकार हो जाता है, हालांकि गर्व उतना बुरा नहीं है जितना अहंकार है, ठीक है ना। तो प्राइड का कावर्डिश मतलब क्या होता है, कायरता होगी। तो प्राइड होगा और कायरता दोनों एक दूसरे के अपोजिट। कायर होगा तो प्राइड ही नहीं होगा आदमी में, तो काटो इनको, हो नहीं सकता। हेट बने नफरत होगी। अब देखो, अहंकार का नफरत से क्या लेना देना। ह्यूमर का मतलब क्या होता है, हास्य होता है। अब यहाँ हास्य का क्या लेना देना, बिल्कुल नहीं है। तो क्या होता है, प्राइड एंड डिग्निटी, तो एक साथ एक फ्रेज है यूज किया जाता है जी, प्राइड एंड डिग्निटी। प्राइड एंड डिग्निटी ये होता है मान सम्मान, समझ गए, मान सम्मान। प्राइड होता है ना, अपना मान होता है, तो प्राइड एंड डिग्निटी। तो प्राइड के साथ डिग्निटी तो यूज ही किया जाता है, फ्रेज ही है प्राइड एंड डिग्निटी। तो अब अच्छा, प्राइड का एंड लगाओगे, एंड लगाने का मतलब ये दोनों वर्ड क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है ना। सेम नहीं, सॉरी, सिमिलर होंगे। सेम तो हो ही नहीं सकता, सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो सिमिलर क्या हो गया, साइनोनिम हो जाता है। क्लियर हो गई बात। तो ये प्राइड के साथ हम डिग्निटी लगाएंगे। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन, कब के 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस किसके, 2021 पेट का इंग्लिश का था ये हमारा प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद कल हम लोग करेंगे, कल वाले में तो 20 क्वेश्चन होंगे ना, 20 क्वेश्चन 2022 वाले होंगे, ठीक। 15 और 16 तारीख का होगा ये, 15-16 अक्टूबर का है, ये वाला है अक्टूबर का, ठीक है। तो इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 15 की 2 शिफ्ट के होंगे, 16 की 2 शिफ्ट के होंगे, 5-5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद क्या चलेगा, इसके बाद हम चलाएंगे मॉक अपना, ठीक है। तो जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक मॉक चलाएंगे। मॉक में भी हम कम से कम 4-5 पैसेज तो रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल था। चीज़ें तो आई थिंक कि आप सब जानते ही रहे होंगे, पहले से ही जानते रहे होंगे। तो सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कल वाले सेशन में फिर हम लोग इसी समय मिलेंगे, 2022 वाला पेपर सॉल्व करेंगे कल, चारों उसका भी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद मॉक पे हम लोग आएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग हमें अपने कल वाले में भी और मॉक वाले में भी मिलेंगे, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को शेयर कर देंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, उतने लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। और आप लोग तब तक पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खूब खाइए पीजिए, स्वस्थ रहिए, और मौसम का ध्यान रखिए, थोड़ा मौसम बदल रहा है, सेहत का ख्याल रखो। 8 दिन बाद पेपर है, दशहरा वशहरा थोड़ा कम मनाना, पेपर का समय है, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।